हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है इकोनॉमी के लिए। आपने इसको कर लिया ना, 90% बता रहा हूँ मैं आपको। इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज स्टार्टिंग करते हैं अपन इकोनॉमी से। इकोनॉमी में सबसे पहला चैप्टर करेंगे अपन आर्थिक समृद्धि। फिर उसके बाद करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक सुधार। फिर करेंगे कृषि के बारे में। फिर करेंगे उद्योग से। फिर उसके बाद करेंगे मुद्रास्फीति। फिर वित्तीय बाजार से करेंगे। तो भारतीय 7वां पॉइंट है भारतीय प्रतिभूति व बाजार। जितने भी क्वेश्चन इससे आए हैं। फिर उसके बाद करेंगे भारत में बैंकिंग क्षेत्र से। फिर कराधान से, टैक्स से। फिर सार्वजनिक वित्त से। भारत के बाह्य क्षेत्र से करेंगे। फिर गरीब मानव विकास और सतत विकास। फिर बेरोजगारी सूचकांक और रिपोर्ट और विविध। इन टॉपिक में जितने भी विविध में बचा कुचा जो भी आ जाएगा वो भी करेंगे। इकोनॉमी कंप्लीट कराई जाएगी। तो पहली क्लास से स्टार्टिंग करते हैं। नो बकवास, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। बेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। आप अपना सहयोग बनाए रखें बस। मैं ही गारंटी दे रहा हूँ इकोनॉमी से प्रॉब्लम हट जाएगी आपकी। चलो स्टार्टिंग करते हैं आज आर्थिक समृद्धि से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले वर्ष में यूपीएससी कौन कौन क्वेश्चन इससे बनाए हैं शब्दावली से। तो ये शब्दावली से 2018 में आया था। ये सारे बताएं, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही रखें यहाँ पर। कोई फालतू चीज़ पढ़ा ही नहीं रहे, जो यूपीएससी में आएगी वही पढ़ा रहे। तो स्टार्टिंग करते हैं। वैसे तो प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी क्या होता है। तो पे जीएनपी क्या है। जीएनपी है ना, तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, जो किसी भी देश की इकोनॉमिक आउटपुट का एक माप होती है। जो मैं लिख रहा हूँ या अंडरलाइन करूँ, यदि आपको नहीं पता है तो आप लिखते जाइए, और जो पता है ना उसको बस रिवीजन के समझ के याद करते जाइए, भूल गए हो तो ठीक है। जो मुद्रास्फीति और जनसंख्या को अनुसार समायोजित किया गया होता है। ठीक है, इसकी गणना देश में वास्तविक जीएनपी को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। और जीएनपी का सूत्र क्या होता है, पहले आप ये देखिए। जीएनपी किसे कहते हैं। तो जीएनपी होता है ना, यह एक वित्तीय वर्ष या तिमाही के दौरान सामान्य निवासियों के द्वारा या देश में रह रहे लोग या देश के बाहर रह रहे अपने भारतीय नागरिक के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। उसे ही जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी का सूत्र क्या होता है कि जीएनपी बराबर, यहाँ बता देते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी जीडीपी प्लस प्लस मैं ए बनाऊंगा। ए मतलब है यहाँ पर विदेश में रह रहे अपने भारतीय लोगों की आय। ठीक है, माइनस विदेश में विदेशी जो भारत में रह रहे हैं। ए का मतलब जो अपने भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, कैसे भी कुछ कर रहे हैं, भारतीय लोगों की इनकम आ रही हो। ठीक है वो। और जो विदेश में रह विदेशी लोग हैं, बाहर के लोग, रूस के, चाइना के, जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं और अपने यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं, वो हैं बी। ठीक है, तो ये होता है बी। ये माइनस कर देंगे तो जीएनपी का सूत्र हो जाएगा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस भारत विदेश में रह रहे भारतीय लोग, भारतीय नागरिक, माइनस विदेश में विदेशी जो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, ये उसका सूत्र हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। जीएनपी किसी गणना को देश की वास्तविक जीएनपी को उसकी जनसंख्या विभाजित करके की जाती है। जो मैंने सूत्र बता दिया, इसको कर लेना है, ये रियल है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय आय क्या होती है। 2013 में पूछा गया था, किसी भी देश की निवासी द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित कुल आय। क्या है, पहले यहाँ याद रखना है, कुल आय, जिसमें मजदूरी भी आती है, वेतन आता है, लाभ आती है, सब कुछ आ जाता है, ए टू जेड, मिश्रित आय आती है, हर चीज़ देश की आय है। आय मतलब होती है संपत्ति। संपत्ति, ठीक है। अब संपत्ति को तो तुम लिख नहीं सकते। अब अब नहीं बोलेंगे राष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति, हाँ, मैं सभी लोग हैं भारत में, जो नक्शा बना हुआ है उसमें भारत में जो भी कुछ आता है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। तो अपन ने राष्ट्रीय संपत्ति क्यों नहीं कहा। राष्ट्रीय संपत्ति इसलिए नहीं कहा क्योंकि अपन राष्ट्रीय संपत्ति की गणना नहीं कर सकते। अब गणना कैसे होगी, संपत्ति तो हर चीज़ है, मकान भी है, पेन भी है, आईपैड भी है, हर चीज़ है।
तो देश के अंदर जो सीमा के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सब संपत्ति है, तो उसकी गणना कैसे की जाएगी? मूल्य से। तो अपन उसकी कोई कीमत निर्धारित कर दें, 1 लाख का है ये पेन, 20,000 की है, या कोई भी चीज़ जिसकी अपन इनकम सेट कर देंगे कि ये इसकी इनकम है, तो उसको बोल देंगे कि हाँ, इससे अपन गणना करने में आसानी हो जाएगी। तो अपन ने राष्ट्रीय संपत्ति को हटा के अपन ने क्या शब्द चुना? राष्ट्रीय आय। आय मतलब इनकम, नेशनल इनकम। इनकम अपन जोड़ सकते हैं, वो अपन को इजी पड़ता है, इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति ना कहते हुए राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यह राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यदि इसका सूत्र भी बनाया जाए तो यही हो जाता है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है कि कुल आय, जिसमें मजदूरी प्लस वेतन प्लस लाभ प्लस किराया प्लस आय प्लस मिश्रित आय प्लस, ये इसका राष्ट्रीय आय का सूत्र हो जाएगा। आ जाओ जीडीपी। जीडीपी क्या है? ये 2011 में पूछा गया था। तो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो जिसमें क्या लिखा है कि वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि मतलब तिमाही भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है। आमतौर पर एक वर्ष या तिमाही, इसमें लिखा है एक वर्ष या तिमाही किसी भी देश की इकोनॉमिक आउटपुट का परिवर्तन का माप है, ये मापती है। जीएनपी भी माप रही, मतलब जीएनपी जीएडीपी जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो एक क्या मापने के संकेत हैं कि भारत में अपन पूछते नहीं कितनी जीडीपी वृद्धि हुई, कितनी माइनस हुई। जीडीपी से अपने देश के विकास के बारे में पता पड़ता है, कितना विकास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में। तो जीडीपी का सूत्र क्या है? पहले तो जीडीपी का सूत्र बताते हैं। जीडीपी का सूत्र क्या हो जाएगा? जीडीपी का सूत्र हो जाएगा, तो मैं इसमें फिर से ऊपर जाते हैं, 1 मिनट। जीडीपी का सूत्र हो जाएगा अपना, पहले इसको मिटा लेते हैं। जीडीपी का सूत्र क्या हो जाएगा? जीडीपी बराबर उपभोग प्लस निवेश, जितना भी अपन निवेश करते हैं पूरा जितना भी है, प्लस सरकारी व्यय, जितना भी सरकार द्वारा खर्च करती है रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जितना भी सारा व्यय। ठीक है, प्लस यहाँ समझने की चीज़ है, 1 मिनट, यहाँ समझना है आप, ये सबसे ज़्यादा गलती होती है लोगों पे, वो बता रहा हूँ मैं। प्लस यहाँ क्या, प्लस के बाद क्या करना है? निर्यात। निर्यात क्या होता है? जितना भी अपन निर्यात करेंगे वो अपना बेनिफिट है, जितना भी आप निर्यात करोगे वो अपना बेनिफिट है। लेकिन अपन जितना आयात करेंगे वो अपना अपना विदेशी मुद्रा जाएगा अपना, ठीक है, भारत से, तो अपन को लॉस है। इसलिए निर्यात में से आयात को घटाते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? जीडीपी बराबर उपभोग, जितना भी अपन जब खाते हैं पीते हैं, जितना भी उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं का, वो सारी वस्तुएं, जितना अपन कपड़ा खाना पीना हर चीज़ जो उपभोग कर रहे हैं, कार साइकिल हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जो जो उपभोग कर रहे हैं। फिर निवेश, जिसमें अपन ने निवेश किया है वो भी अपना जोड़ा जाएगा जीडीपी में। सरकारी द्वारा व्यय, खर्च, जितना भी खर्च किया गया रोड पे, मेट्रो पे, रेलवे में, जितना भी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ निर्यात, भारत से कितना निर्यात हुआ है माइनस कितना आयात हुआ है, वो हो जाएगा इसका सूत्र जीडीपी का। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लिखा है आगे? इसकी गणना वर्तमान अवधि के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पिछली अवधि में सकल घरेलू उत्पाद से करके और परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके की जाती है। ये आपका इसमें कमेंट में करो जिसमें लोगों को जीडीपी वर्तमान में कितनी है। ठीक है, और अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारित प्रभाव। आर्थिक आंकड़े में विकृति स्थितियों में संदर्भ में बिंदु के रूप में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण होती है। मुद्रास्फीति, देखो इससे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति महंगाई से है तात्पर्य यहाँ। आर्थिक विकास, अन्य संकेतों में संबंधित आधारों पर प्रभाव हो सकते हैं इसके, मतलब जीडीपी प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी। जीडीपी इसे एक निश्चित अवधि के आमतौर पर एक वर्ष की अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादित अंतिम वस्तु, अंतिम प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे पेंसिल है, पेंसिल के अंदर स्याही है, हर चीज़ है, एकदम कंप्लीट पेंसिल जो उपयोग करने के लायक बन गई, वो हो जाएगी अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु मतलब कंप्लीट, इसके बाद कोई और चीज़ ना बने, इसके बाद कोई और चीज़ ना बने, वो उसे बोलते हैं अंतिम वस्तु। ठीक है, तो अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित मूल्य, ये ध्यान रखना, ये मेन शब्द होता है मूल्य। यदि मूल्य नहीं होगा तो अपन गणना नहीं कर सकते। मैंने सबसे पहले यही बताया कि संपत्ति की क्या अपन गणना करना मुश्किल है, लेकिन अपन उसकी कीमत रख दें, इनकम कर दें उसकी कोई फिक्स
कि हाँ इसकी इतनी इनकम है, तो अपन उसकी गणना कर सकते हैं। तो उसको फिक्स कर दिया तो उसको परिभाषित किया जाता है, तो उसी के आधार पर। तो इसमें क्या, जीडीपी वर्तमान आधार वर्ष को 2004 से 5 और 2011 से 12 तक संशोधित किया गया था। नाम मात्र जीडीपी ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से आता है। नाम मात्र जीडीपी क्या है? नाम मात्र जीडीपी मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना वर्तमान कीमतों पर जीडीपी की माप। मतलब होता है कि अपन नाम मात्र मतलब इसका कोई है नहीं, वर्तमान कीमतों के आधार पर लिख देते हैं कि इसकी कीमत हो सकती है। वास्तविक क्या होती है? वास्तविक जीडीपी क्या है कि वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर है, जो वर्तमान में जितना मूल्य इसका 20 रुपये लिखा है मार्केट में, वो वास्तविक है जो प्रेजेंट में है। और उसके बाद संभावित जीडीपी, अपन संभावना करेंगे कि कितनी हो सकती है। ये 3 प्रकार की होती है, नाम मात्र, वास्तविक और संभावित, मतलब कितनी हो सकती है। संभावित जीडीपी का उत्पादन उस स्तर को संदर्भित करती है जो एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति की निश्चित दर पर उत्पादित कर सकती है। मतलब एक संभावना लगाते हैं। ये 3 के आधार पर अपन जीडीपी की गणना करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के तरीके। तो इसके 3 तरीके हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, तो उत्पादन विधि क्या है? यह उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल वर्धन को जोड़ता है। ठीक है, और आय विधि क्या है? यह उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय को मापता है। और व्यय विधि क्या है? यह वस्तुओं और सेवाओं पर सभी संस्थाओं द्वारा किए गए कुल व्यय को मापता है, मतलब टोटल व्यय को जो खर्च करते हैं अपन। व्यय मतलब होता है खर्च, इसे यहाँ से समझ लो। क्या है? एनडीपी। एनडीपी क्या है? निवल घरेलू उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास में अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एनडीपी का सूत्र क्या है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। मतलब मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास का मतलब है अपना, जैसे अपन कोई फैक्ट्री खोले, उसमें अपन ने मशीनें लगाई, एक साल बाद अपन ने चेक किया उसमें मशीनें के कल कुछ नट घिस जाएंगे, कुछ उसमें ऑयलिंग होगी, उसमें जितना भी मूल्य लगा हुआ है दोबारा, जैसे अपन ने कोई मशीन, अब टायर है, गाड़ी खरीदी, उसमें टायर घिस जाते हैं, तो जितना टायर घिसा हुआ है जितने पैसों का, उसे मूल्यह्रास बोलते हैं। घिसता, कोई भी चीज़ घिसती है ना, तो उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। जितना भी अपना कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ में आ सकती है, मशीनों में आ सकती है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके बाद उसका मूल्य, जैसे अपन कोई चीज़ खरीदी उसका कुछ ना कुछ मूल्य डाउन हो जाता है तुरंत खरीदने के बाद, उसका यूज करने के बाद, तो उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। अब जाओ जीएनपी क्या है? जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था जीएनपी का, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ज्ञात करने हेतु जीडीपी में निवासियों, मतलब जिस देश की अपन जीडीपी होती है उसी देश की बात हो रही है, पार्टिकुलर देश की बात होती है। यहाँ जितने भी वर्ड हैं सब देश के बारे में होगा, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं होगा। जीडीपी में निवासियों में विदेशी निवेशों में अर्जित आय का योग किया जाता है, और उसमें विदेशी निवासियों का अर्जित आय को घटाया जाता है, जो मैंने बताया था। अभी मैंने क्या लिखा था? इसे मैंने ए से प्रदर्शित किया था, इसे बी से किया था। ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, जीवीए। जीवीए क्या है? आरबीआई के अनुसार जीवीए याद पूछा है कि पूछा था, इसका मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको लिखना है। जीवीए आरबीआई के अनुसार किसी भी क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन को उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती आगतों के मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। यह इस प्रकार यह किसी भी उत्पाद में किया गया मूल्य वर्धन की माप होती है। किसी भी मूल्य वर्धन मतलब मूल्य को बढ़ाना, उसको वास्तविकता के लाने जीवीए का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी क्या है? डिप्लेटर, यह एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को मापता है, जो आधार वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मुद्रास्फीति का एक संकेत है। तो मुद्रास्फीति महंगाई का एक संकेत है। ठीक है, डिप्लेटर बढ़ती है, जीडीपी घट रही है, उसके बारे में तो जो भी घटेगी या बढ़ेगी तो उसमें मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका एक संकेत है। एनएनपी क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास में अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे एनएनपी बराबर होता है, इसका सूत्र है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को मैं समझा चुका हूँ, कोई भी मशीन खरीदोगे उसमें जितना दोबारा पैसा लगेगा या जितनी मशीन घिस जाएगी आपकी, वो सब मूल्यह्रास होता है। ठीक है, अब जब प्रति व्यक्ति आय तो सिंपल है कि भाई राष्ट्रीय आय, या ऐसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय भी बोल लो या जनसंख्या भी बोल लो, इसे अपन
प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, सिंपल सबको आता होगा, ये नॉर्मल बच्चा भी जानता हो। प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय। सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय ये बता दिया था मैंने, इसको फिर से आ गया है। OCDI के अनुसार GNI बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय, निवल कारक आय प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल कर और सब्सिडी। कर मतलब टैक्स, सब्सिडी मतलब अपन जो देते हैं। जैसे सब्सिडी क्या होता है, इसमें निवल मतलब लिख दिया NIT। इसमें NIT क्या होती है पहले आप ये समझिए। जो प्राथमिक होती है ना, प्राथमिक चीज़, जैसे प्राथमिक आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, तो कार खरीदने गए, कार खरीदने पे अपना टैक्स लगाया है उसने कि कार थी 1 लाख की, उस पर से 5% टैक्स है, तो उसने 1,05,000 की बेची, तो और सब्सिडी उसमें सरकार उसी ने दी, मतलब 5% सब्सिडी दे दी, तो अपन को कार कितने उसमें से 5% माइनस हो जाएगी। जित सब्सिडी और कर बराबर हो जाए तो बराबर पड़ जाएगी, अपन को 1 लाख की पड़ेगी कार, ऐसे समझ लीजिए। 1 लाख की कार है, उसने 10% अपन को सब्सिडी टैक्स मांग लिया, GDP वो मांग ली, टैक्स मांग लिया, तो उसमें 10% टैक्स हो गया, तो अपन को कार पड़ेगी 10% टैक्स जोड़ के। एक यहाँ से समझो, एक कार है, ठीक है, एक कार है, कार में अपन 1 लाख की है, 1 लाख की कार बनी, उसमें से सरकार का टैक्स जोड़ दिया अपन ने, तो टैक्स 10% जोड़ा, तो कार पूरे टोटल कार कितने की पड़ी अपन को, 1,10,000 की, ठीक है। उसमें 5% अपन को उसने वो दे दिया सब्सिडी, सब्सिडी घट जाएगा इसमें से 5% का, तो 1,05,000 की अपन को कार पड़ी। सब्सिडी मतलब होता है अपन को जैसे सिलेंडर पे मिलती है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, आपको जितनी की कार मिली उतना तो आपको पे करना पड़ेगा, बाद में सरकार आपको कुछ सब्सिडी दे देती है सिलेंडर पे, तो आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, वही होती है, समझ गए ना, वो होती सब्सिडी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, GFCF, ये RBI के अनुसार सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण फिक्स एसेट्स मतलब संपत्ति में सकल वृद्धि की गणना की अवधि के दौरान शेयरों में परिवर्तन के योग को संदर्भित करती है। शेयर जानते हो ना, जैसे अपन कोई भी जो मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं, वो शेयर के बारे में नॉलेज ऑटोमेटिक रखते हैं। अपन किसी की भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इसका ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग में आता है, हर वो ही होते हैं शेयर। आपने किसी चीज़ के शेयर खरीद लिए, तो आपने उस कंपनी में अपना हिस्सा, जैसे 1% शेयर खरीदे, तो आप उस कंपनी के 1% के हिस्सेदार बन गए। शेयर का मतलब वो होता है। तो फिक्स एसेट्स मतलब कन्वेंशन मशीनरी, उपकरण आदि को संदर्भित करती है, सेम जो मैं बता रहा था। अब जब पूंजी, पूंजी उत्पादन के अनुपात में, पूंजी उत्पादन अनुपात में, यह उत्पाद की एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा होती है। पूंजी उत्पादन मतलब अनुपात मतलब होता है सीधा मतलब कोई भी चीज़ लगा रहे हो उसकी पूंजी क्या होगी, वही है, सिंपल, और कुछ नहीं। आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो उसकी कीमत क्या है, वही होती है पूंजी उत्पादन। ऐसे कोई भी चीज़ जितनी भी मात्रा में बनी है, आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। मतलब है कि कोई भी चीज़ बना रहे हैं अपन, मतलब ये पेन बना रहे हैं, इसमें कितना अपना पैसा लग गया, उसको बताते हैं पूंजी निवेश, ठीक है, उत्पादन अनुपात। अब ICOR क्या है, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, इसका अर्थ हिंदी अर्थ होगा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है। क्या है, उत्पादन की एक अतिरिक्त, उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी, पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है, उसे ICOR कहते हैं। V आकार की रिकवरी क्या होती है, V आकार की रिकवरी होती है कोई भी चीज़ तुरंत गिरावट आ जाए, तुरंत उठ जाए, उसके लिए कोई भी अपन ने सरकार ऐसे कोई है, लॉकडाउन आया तुरंत अपना पूरी सब चीज़ें मद्दी हुई, कंपनी बैठ गई, सब कुछ हो गया, उसके लिए सरकार ने कुछ उपाय किए, तुरंत उसके सुधार करने के लिए कोई काम किया, तो उसे निरंतर सुधार, उसमें निरंतर सुधार कर रहे हैं। एकदम गिरा कोविड-19 में, फिर धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं अपन उसमें, ये होते हैं V आकार की। तो इसमें भी क्या लिखा है, चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इसकी विशेषता तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के संकेतों में तुरंत और निरंतर सुधार, सेम जो हमने बताया था वही वो लिखा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ, के आकार की रिकवरी, के ऐसा होता है, ठीक है, के आकार की रिकवरी यह तब होती है तब मंदी के बाद
मंदी चल रही, माना कि कोविड-19 में बहुत मंदी आ गई। मंदी अपने भारत में कितनी बार आई वो बताओ, लिखो कमेंट में। मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर या समय या परिणाम की रिकवरी। अब इसका मतलब ये है कि अपन ने ये ग्राफ बनाया, अब और मंदी पूरी अप एंड डाउन, कभी कभी ऐसे किसी ने कुछ काम किया तो उसमें रिकवरी ऐसी, भारत का ऐसा ग्राफ हो गया, कभी ऐसा ग्राफ फिर गिर गया, फिर उठ गया, फिर बन गया। तो के अब बन रहा है जिसमें के ऐसा, तो उसे बोलते हैं के आकार की रिकवरी। ठीक है, के आकार दो, के आकार मतलब होता है कि आकार बनना चाहिए, उसमें भी आकार बनना था तो भी बना दिया, भी आकार की रिकवरी लिख दिया। के आकार में क्या होता है कि मंदी के बाद तुरंत अर्थव्यवस्था में अपन विभिन्न विभिन्न अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, परिणाम अच्छा परिणाम के लिए सरकार कोई काम करती है तो फिर ऊपर चली जाती है वो, फिर एकदम नीचे आ जाती है ऐसी, तो के का आकार बन जाता है, उस वजह से बोलते हैं भी आकार की रिकवरी। मध्यम जाल, मध्यम जाल या आय, तो ये मध्यम जाल या आय क्या होता है? यह एक ऐसे आप परिदृश्य को संदर्भित करता है जहां एक राष्ट्रीय आय एक विशिष्ट औसत आय के स्तर तक पहुंच जाता है और उस स्थिति में अपने आप को फंसा हुआ पाता है तथा उच्च आय के वर्ग में प्रगति करने में असमर्थ होता है। तो मतलब एक फंस जाता है एक इकोनॉमी में, इससे ना ऊपर पहुंच पाता है ना नीचे फंस जाता है, उसको मध्यम जाल बोलते हैं। सिंपल है कि आप कहीं ऐसे जगह फंस जाओ कि एक तरफ को एक तरफ खाई, बीच में हम, वही चीज़ होती है मध्यम आय जाल। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अराजकता पूंजीवाद। ये क्या है? अराजकता पूंजीवाद एक राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत है जो एक प्रकार के समाज में वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान की वकालत करता है, जो मोटे तौर पर राज्य के बजाय बाजार द्वारा विनियमित होता है। ठीक है, अराजकता पूंजीवाद शब्दावली को मुर्रे, इनको याद रखना आ सकता है, मुर्रे रोथबार्ड द्वारा गढ़ा गया था। 1950 के दशक में से अमेरिकी उदारवादी आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति था। अराजकता पूंजीवाद का कहना था कि एक मुक्त बाजार में निजी कंपनियों की कुशलता से पुल्सिंग और कानूनी सेवाओं को प्रदान कर सकती है। ये है, ठीक है, समझ गए ना। अराजकता पूंजीवाद से तात्पर्य होता है कि आप, एक चीज़ है कि किसी भी पॉलिटिक्स पावर में जो मार्केट में 10 15 20 कंपनी हो गई निजी प्राइवेट कंपनी, उन्होंने अपनी पूंजी को फिक्स कर दिया कि मेरी इतनी ही रेट है इसका, उनकी पावर चलती है, उन्हीं का सब कुछ होता है, उसी को बोलते हैं अराजकता पूंजीवाद। ठीक है, समझ गए ना सिंपल अर्थों में। आप अपना एक इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको कोई आवश्यक जानकारी लेनी हो बैच के बारे में। सबसे सस्ता कोर्स अपने से कोर्स, कोई भी कोर्स ले लीजिए, 499 के हैं। सी सेट, कोई भी कोर्स A to Z, मेंस, UPSC, PT, एनीबडी, कोई भी कोर्स है अपना, कितने में? 499 में। थैंक यू, और इस नंबर पर कांटेक्ट करें आप। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।